आज हमारा नया विषय है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? तो आश्रय का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार या शीघ्र विचारण का अधिकार। इसका सही आंसर है बी यानी कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार तथा नागरिक अधिकार पर व्यापक व्याख्या प्रस्तुत किया। इसमें अभिरक्षा व हिंसा के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा पर ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही कथन नहीं है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, 3 सदस्यों की समिति द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है, तो समिति की रिपोर्ट के साथ साथ इस प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाएगा जहां यह प्रस्ताव लंबित है। और यहाँ अंतिम ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए, मतलब ए कथन जो है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में नोटिस पर राज्यसभा के 50 और या लोकसभा के 14 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसमें ऑप्शन है बी यानी कि केशवानंद भारती बनाम विरुद्ध केरल राज्य। इसमें और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी सदस्यता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया। तीसरा ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। और चौथा ऑप्शन है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। इसका सही आंसर है डी कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की
प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इस न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में विचार हो सकता है और इस पर भारत के नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचार हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है डी। हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा तथा अन्य में निर्णय के संदर्भ में सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला ऑप्शन है। इसकी हम व्याख्या करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण कर चुका है तथा ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध